हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। चैप्टर मैं लेकर के आया हूं 10th क्लास के हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है मध्यकालीन समाज। मध्यकालीन समाज के तहत हम पढ़ेंगे यूरोप का समाज और भारत के समाज के विषय में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। पहली जो हमारी हिस्ट्री की बुक होती थी उसमें बहुत ज्यादा पेचीदा बातें थी और कठिन जो है ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया था कि हमारे स्टूडेंट माथापच्ची करते रहते थे, जो है धुरा करके छिक जाते थे, थक जाते थे, लेकिन उनको बहुत ही कम पल्ले पड़ता था। इस बार वो सारी बातें तो हैं जो हमारी पहले हिस्ट्री में थी, लेकिन वो एक लयबद्ध तरीके से हैं, एक इस तरह से हैं कि स्टूडेंट अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक किसी चैप्टर को या फिर वीडियो को अगर कंप्लीट देखता है तो उसके दिमाग में वो चैप्टर पूरी तरह से सेट हो जाता है। तो देखिए, हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिस्ट्री को पढ़ने में बड़ी ही आसानी होगी। तो देखिए किस तरह से हमने इस चैप्टर की वीडियो को तैयार किया है, इस चैप्टर के वीडियो को रेडी किया है। और अगर आपको लगे कि इस चैप्टर को समझाने में, वीडियो को रेडी करने में मेहनत लगी है या बहुत अच्छा कार्य किया गया है, आपसे लाइक कमेंट शेयर का मैं जो है उम्मीद करता हूं। तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि और आने वाले समय में हम इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियो क्वालिटी के साथ आपको दे सकें। तो देखिए चैप्टर क्या है। चैप्टर हमारा मध्यकालीन समाज है, यूरोप एवं भारत के विषय में जानेंगे। इसको दो पोर्शन में हमने जो है इस समय को डिवाइड किया है। पहला यूरोप में देखते हैं, यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना है। तो वही दूसरी तरफ भारत में, मध्यकालीन भारत में समाज की संरचना है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ है मध्यकालीन यूरोप में स्त्री और किसानों की दशा, जैसे उनके हालात हुए हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर इसके बाद है भारत में दूसरा पॉइंट है मध्यकाल में किसान, दास और स्त्रियों की दशा। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात बताई गई है। मध्य भारत में किसान, दास, स्त्रियों की दशा, इनके विषय में हम जानेंगे, डिटेल से जानेंगे हम अपने वीडियो में। अब इसके बाद मैंने फिर यूरोपीय समाज का जो बहुत बड़ा पोर्शन है उसको डिवाइड किया है। हमें कौन कौन से पॉइंट लर्न करने हैं, याद रखने हैं, जिससे हमारे इस चैप्टर से क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो वो देखिए, यूरोपीय समाज से है नंबर 1 पादरी वर्ग है, 2 शासक वर्ग है, 3 सामान्य वर्ग है और नंबर 4 पर अंधविश्वास है, नंबर 5 पर ईसाई मठ में जीवन है और नंबर 6 पर है स्त्रियों की दशा है, नंबर 7 है मनोरंजन और नंबर 8 है सामरिकता और नंबर 9 है शिक्षा और नंबर 10 पर है किसान जो हुआ है उस वर्ग के विषय में, किसान वर्ग के विषय में। अब यहाँ पर भी जो है एक सब डिवीजन किया गया है कि भी किस तरह से एक स्ट्रक्चर रहा होगा, एक रूपरेखा तैयार की गई है कि उस समय समाज में पद के अनुसार कैसा स्ट्रक्चर रहा होगा। तो पहले राजा होता है, फिर उसके बाद सामंत या फिर बड़े सामंत को लॉर्ड की उपाधि दी जाती थी, तो लॉर्ड होते थे। और फिर उसके बाद छोटे सामंत होते थे। छोटे सामंत में भी काउंट, विस काउंट ये होते थे। ये जो कस्बे और गांव, बड़े गांव में होते हैं उनको डिवाइड कर दिया गया उप सामंत को। फिर उसके बाद नाइट होता है। नाइट एक योद्धा होता है और वॉरियर्स का कार्य करता है, युद्ध वगैरह। और किसान और सामान्य नागरिक इसके बाद लास्ट में आते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं, एक एक करके पॉइंट को आपको समझाएंगे, प्रयास करेंगे आपको समझाने का। इधर फिर भारतीय समाज को भी हमने जो है डिवाइड किया है। नंबर 1 पर शासक वर्ग हुआ है, नंबर 2 पर धार्मिक वर्ग, नंबर 3 पर व्यापारी और दुकानदार हुए हैं, नंबर 4 पर किसान वर्ग है, नंबर 5 पर स्त्रियां हैं और नंबर 6 पर दास वर्ग है। फिर उसके बाद नंबर 7 पर कारीगर हुए हैं और नंबर 8 पर बांटा गया है हमारे समाज में शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन।
फिर उसके बाद आता है धर्मांतरण, और धर्मांतरण के बाद है भक्ति आंदोलन। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम इन पॉइंट को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर भारत में ही इसी चैप्टर के दौरान जो है, इसी समय के दौरान कुछ और विशेषताएं इस चैप्टर में आई हैं, जो बातें आई हैं, जो शब्द आए हैं, उनके विषय में भी जानेंगे। नंबर 1 पर है मवासात नाम का एक शब्द आया है, फिर उसके बाद जमींदार शब्द आया है, फिर उलेमा हुए हैं, फिर मकतब हुआ है, और बलूतेदार हुए हैं, फिर उसके बाद खुद कास्त हुआ है, और पाही कास्त भी आया है, और फिर मुजारिया भी यहाँ पर एक शब्द का वर्णन हुआ है। तो हम इन सब के विषय में डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। बड़े ही एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपके मददगार होगा। तो सबसे पहले यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना के विषय में बताया गया है। तो समाज की संरचना जो है वो इस तरह से थी। पहला पॉइंट है, हमें समाज की संरचना पूछ लिया जाए तो हमें ये सब उसमें काउंट करना पड़ेगा, ये बातें बतानी पड़ेगी कि समाज की संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से तैयार था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मध्यकालीन यूरोप में स्त्री और किसानों की दशा है। तो स्त्री और किसानों की दशा है तो समाज के जो यूरोप का मध्यकालीन समाज था उसकी संरचना में ही, तो उसमें हमने एक बार छोटा सा पॉइंट जो है वर्णन तो किया, लेकिन उसके बाद हम डिटेल से जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वो हम करेंगे इन पॉइंट के तहत। तो देखिए, पहला जो वर्ग होता है वो होता है पादरी। पादरी कौन होता है? ये जो है मठ जो होते थे यूरोपीय समाज में, जो चर्च होते हैं, ये सब जैसे गिरजाघर होते हैं, मठ, चर्च और गिरजाघर में पूजा पाठ की विधि को संपन्न करने वाले और जो समाज के लिए रूल रेगुलेशन का विशेष महत्व बताने वाले तथा भगवान और लोगों को बीच में एक कड़ी बन करके उनको जोड़े रखने वाले, ये वर्ग हुए हैं पादरी वर्ग। पादरी वर्ग हुआ है। और यूरोप में पादरी वर्ग का जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। इस वर्ग की स्थिति इतनी अच्छी थी कि ये जो है ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। जो मठ होते थे, जो चर्च होते थे, उनके पास अथाह संपत्ति होती थी, बहुत बड़ी बड़ी भूमियां होती थी, और जिस भूमि को वो छोटे किसानों से जो है मुजारियन के द्वारा खेती करवाते थे, और उनको बस बदले में थोड़ा सा अनाज देते थे और बाकी उनके पास ही रहता था। फिर जो ये पादरी होते हैं, ये कुछ धार्मिक अनुष्ठान वगैरह ये सब करने में, समाज में रहते हुए ये सब कार्य करते हैं और लोग इनका सम्मान भी करते हैं। और जो दास यानी कि तीसरा वर्ग जो होता है, ये वर्ग इनकी सेवा में तत्पर रहता था। और जो बड़े सामंत होते थे उनके कुछ बच्चे जो बचपन में ही शपथ ले लेते हैं, सौगंध ले लेते हैं कि हमें ईश्वर की ही भक्ति में और उसके सेवा कार्य में अपना जीवन व्यतीत करना है, तो वो लोग इनके संरक्षण में रह करके जो है ट्रेनिंग लेते हैं। और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो छोटे पादरी, और छोटे पादरी से फिर वो बड़े पादरी बनते हैं। तो इस तरह से ये जो पादरी वर्ग है, ये एक विलासिता का जीवन भी जीते हैं। काफी पादरी ऐसे हुए हैं जिन्होंने चर्च की संपत्ति को बेच डाला, या चर्च के हीरे जवाहरात जो सोना चांदी थे उनको भी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है प्रयोग किया है। तो ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ ऐसे चर्च के पादरी हुए हैं जहां पर जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, गाली गलौज की जाती थी, दासों को मारा जाता था। ये बहुत से उदाहरण वहां पर मिलते हैं। तो पादरी वर्ग जो है एक अनुष्ठान करता है। जो पादरी वर्ग है वह प्रत्येक मध्य रात्रि को उसका सहायक उठ करके, जब चर्च की बेल बजती है तो वह उठता है और स्नान करता है। स्नान करने के बाद वह विशेष पूजा अर्चना करता है, और पूजा करने के बाद फिर वह वैसे ही सो जाता है। और फिर सुबह जो मुख्य पादरी होता है वह उठता है और वह पूरे विधि विधान के साथ अपने जो पूजा पद्धति होती है उसको पूरा करता है। और उस दौरान जो है उस क्षेत्र के सभी लोग वहां पर चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं। और लास्ट में जब पादरी जो है वो जल का जो इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, उसको लेकर के सब में छिड़कता है। इससे जो है वो लोग ये सोचते हैं कि वो पवित्र हो जाते हैं। और बहुत से जो किसान हैं वो जल को, उस पवित्र जल को ले जाकर के अपने खेतों में छिड़काव भी करते हैं, जिससे वो समझते हैं कि उनके खेत में कोई बीमारी नहीं आएगी और बदले में जो है
फसल भी अच्छी होगी। फिर इसी के साथ ही जो है बहुत से लोग दिल खोल करके वहां चढ़ावा देते हैं, दान देते हैं, और पादरी इन सब चीजों का जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो यहाँ पर पादरी के विषय में बहुत कुछ बातें ये बताई गई हैं, पर मेन बातें आपको यही मिलेंगी। इसके बाद आता है शासक वर्ग। शासक वर्ग जो होता है, ये वहां पर जो मध्यम और बड़े सामंत हुए हैं, वही बड़े बड़े क्षेत्र को जो है शासन करते थे। जो के बाद शासन वर्ग आता है, तो सामंत भी कह देते हैं, वो गांवों को या शहरों को जो है अपने अंडर में रखते हुए जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे, उन पर वो रूल करते थे। वहां पर वो एक सैनिक टुकड़ी भी बनाते थे, और फिर वहां की जो रख रखाव की चीजें हैं वो भी देखते थे, बातें हैं वो भी संभालते थे, और जो तीसरा वर्ग था उससे वो कार्य लेते थे। फिर वहां पर ये जो वर्ग है, ये अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होते हैं। ये एक ऐसा योद्धा तैयार करते हैं, या फिर एक ऐसे योद्धा की जो टीम है वो तैयार करते हैं, जो है योद्धाओं की टीम हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो उस टीम के योद्धा को नाइट कहा जाता है, वो हम यहाँ पर एक बार बाद में जिक्र करेंगे। फिर इसके बाद आता है सामान्य वर्ग होता है, और सामान्य वर्ग जो होता है ये तीसरे तबके का वर्ग होता है। बड़ी ही दयनीय स्थिति में होता है ये, इसकी हालात बहुत ही खराब होते हैं। इनमें वो लोग होते हैं जिनके पास या तो भूमि होती ही नहीं, या फिर भूमि होती है तो इतनी नाम मात्र की होती है कि उनका गुजारा नहीं हो पाता। इसमें गरीब, दास, किसान और इस तरह के लोग जो है शामिल होते हैं, और ये ऊपर के दोनों वर्ग के लिए पादरी वर्ग और शासक वर्ग की सेवा कार्य में ही लगे रहते हैं। और फिर इनके बाद इनके बीवी बच्चे भी जो है इन्हीं की सेवा कार्य में लगे रहते हैं, और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं पाते। वो सामंत और शासकीय और पादरी वर्ग की जमीन पर खेती करता है, मजदूरी करता है, और बदले में बस अपना पेट भरने के लिए अनाज मात्र ही मिलता है उसे। और उसके बाद भी इतना सब होने के बाद उसके साथ मार पिटाई की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उसका निरादर किया जाता है। ये सब जो है यह सामान्य वर्ग के तहत होता है। अब देखते हैं अंधविश्वास। यहाँ पर बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और इसमें आपको देखने को मिलता है कि अंधविश्वास यूरोपीय समाज में अंधविश्वास भी फैला हुआ था। अंधविश्वास के तौर पर मैंने आपको पहले ही इसके विषय में चर्चा कर दी है कि लोग सोचते हैं कि जो पवित्र जल होता है चर्च का, उससे खेती अच्छी होगी, बीमारी नहीं होगी, और वो पवित्र हो जाएंगे। वो चर्च में जाकर के पादरी को छू कर अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। और फिर यहाँ पर एक अंधविश्वास ये भी फैला होता है कि जब चर्च में बेल बजती है, बड़ा घंटा बजाया जाता है, तो उसी समय लोग ये सोचते हैं कि अब हमें भगवान को याद करना चाहिए, और वो वहीं रुक करके भगवान को याद करने में लग जाते हैं। और फिर इसके बाद उस बेल के बजने पर लोगों का विश्वास ये भी था कि जब ये बेल बजती है, ये घंटा बजता है, तो भूत प्रेत और प्राकृतिक संकट जो आपदाएं हैं वो समाज से दूर भागते हैं। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स थी, जो ऐसे अंधविश्वास थे, सुपरस्टिशियंस इनको कहा जाता है, उस समय समाज में फैले हुए थे। फिर इसके बाद आता है ईसाई मठ में जीवन। ईसाई मठ में जीवन, जो उच्च मठाधिकारी होते थे उनका जीवन तो ऐश्वर्यपूर्ण कटता था, क्योंकि सारी संपत्ति जो मठ की होती थी, जो चर्च की होती थी या गिरजाघर की होती थी, वो उनके अंडर में रहती थी। जितना भी दान चढ़ावा वगैरह आता था वो भी उन्हीं के ही अंडर में रहता था, और उसका इस्तेमाल वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करते थे। इनके महिला, इनके बच्चे बड़ा ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते हैं, और इस तरह से जो मठ के मठाधिकारी होते हैं उनका जीवन उच्च कंडीशन में था, बहुत ही अच्छी दशा में था। फिर इसके बाद कुछ ऐसे गिरजाघर या छोटे मठ हुए हैं जहां पर छोटे मठाधिकारी कार्य करते थे, जो कि बड़े मठाधिकारियों के संरक्षण में रहते थे। वहां पर उनकी स्थिति कुछ मध्यम या उससे थोड़ी कम होती थी। तो वहां पर जो है बहुत से हालात ऐसे होते थे कि इनके पास बड़े मठ की अपेक्षा कम भूमि होती थी, इनके पास कम चढ़ावा आता था, और जो बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं वो वहां पर बैठकर अपनी मनमानी करते थे, और वहां पर कुछ लोग जो है जुआ खेलना और गाली गलौज करना, ये सब वहां पर किए जाते थे। तो ईसाई मठों में जीवन था। तो जो
बड़े बड़े मठ और चर्च होते थे उनका जीवन बिल्कुल ऐश्वर्यपूर्ण होता था। तो इसके बाद देखिए नंबर स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा में अगर देखा जाए तो जो महिलाएं हैं, जो हमारे ईसाई मठ में जीवन हुआ है, तो जो मठाधिकारी होते हैं वो भड़कीले वस्त्र पहनते हैं, सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कढ़ाई बुनाई किए हुए वस्त्र पहनते हैं, चमकीले वस्त्र पहनते हैं। त्योहारों में वो बड़ा ही आनंद से जो है अपने धनवान होने का जो है प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से जो है अब आगे देखते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा में भी इसी तरह से जो है डिवीजन मिलेगा, आपको वर्गीकरण मिलेगा कि जो पादरी वर्ग है और शासकीय वर्ग है, इस वर्ग की महिलाओं को जो है निम्न वर्ग की महिलाओं से काफी ज्यादा अच्छी हालत में होती है। इनको बहुत से अधिकार मिले होते हैं, ये शिक्षा भी प्राप्त करती हैं, ये अच्छा खाती हैं, अच्छा इनके रहने के लिए अच्छा प्रबंध होता है, इनके लिए दास दासियों का प्रबंध होता है, इनके मनोरंजन का ध्यान रखा जाता था, इनको साहित्य की शिक्षाएं दी जाती थी, इनकी कलात्मक क्रियाओं को भी विशेष प्रावधान किया गया था। और फिर साथ के साथ ये जो दोनों वर्ग की महिलाएं हैं, ये घुड़सवारी, तलवार, बहुत सी ऐसी जैसे कि पशुओं की लड़ाई करवाना, जादूगर के गेम अरेंज करना, ये बहुत सी चीजें जो है इनके लिए करवाए जाते थे और ये मनोरंजन करती थी। बदले में जो तीसरा वर्ग सामान्य वर्ग, इसकी महिलाओं की कंडीशन दुख में होती थी। वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे, अपने परिवार का पेट भरना है, अपने बच्चों को पालना है, उनको किसी भी तरह से पाल पोस कर बड़ा करना है, ऐसी चीजों में वो लगे रहते थे और वो एक दिन मर भी जाते थे। और ये जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं, ये उस स्वामी की सेवा कार्य करने में अपना जीवन लगा देती हैं जिस स्वामी के दास इनके पति होते थे। तो उसी की सेवा में, उन्हीं की महिलाओं की सेवा ये महिलाएं करती थी और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको कार्य के बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बस बेगार होता था। बेगार का मतलब क्या होता है कि कार्य के बदले में अनाज दिया जाता था, और अनाज भी कितना, जितना कि वो उस दिन खा सके। तो इस तरह से जो है स्त्रियों की दशा थी। बहुत सी महिलाएं हैं जो पढ़ लिख कर बड़े पद पर पहुंची हैं, लेकिन सामान्य वर्ग की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं था। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 नंबर पॉइंट में मैंने आपको पहले ही महिलाओं के क्षेत्र में आपको बता दिया कि मनोरंजन के साधन होते थे। मनोरंजन के साधन क्या होते थे? ताश खेलना होता था, बुल फाइटिंग होती थी, और फिर वहां पर जो है स्केटिंग की जाती थी, बर्फ में जो स्केटिंग करते हैं ना, वो की जाती थी। और फिर वहां पर उत्सव मनाए जाते थे। तीज त्योहारों पर बहुत से जादू के खेल वगैरह ये सब जो है वहां पर अरेंज किए जाते थे। इस तरह से वहां पर नाटक आदि सब करके जो है मनोरंजन को बढ़ावा दिया जाता था, मनोरंजन किया जाता था लोगों का, और विशेष तौर से ये मनोरंजन बड़े लोगों की शान में किया जाता था। इसके बाद आता है सामरिकता। ये सामरिकता क्या होता है? सामरिकता होता है कि भाई अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जो योद्धा होते हैं उनको तैयार करना, अपनी पावर को मजबूत करना, अपने राज्य को मजबूत बनाना। तो इसके तहत ये नाइट आता है। यहाँ पर सामरिकता में एक जो ये बड़े सामंत होते हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, और वो क्या करते हैं, वो अपने राज्य में, अपने अधिकार क्षेत्र में जो है लोगों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार करते हैं। वो उनको प्रशिक्षण दिलवाते हैं। प्रशिक्षण के बाद उनका जो मुख्य सैनिक होता है उसको वो विशेष तौर से प्रशिक्षण दिलवाने के लिए, जो उनके बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जो युद्धों में भाग ले चुके हैं, उनके पास उन सैनिकों को भेज करके वो प्रशिक्षण दिलवाते थे, जिससे वो उस योद्धा के संरक्षण में रहते हुए दक्ष होते हैं, और वो जो युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले गुण होते हैं वो सीख तरह से वो जब वो अपनी युद्ध शिक्षा को कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो जाकर के विभिन्न तरह के हथियारों से लैस हो जाते हैं। खंजर, तलवार, कुल्हाड़ी, ढाल और चक्कू, ऐसी कुछ जो हथियार हैं वो अपने धारण करके चलता था। उनका कवच होता था, ये सभी चीजें जो है वो धारण करता था, और इस तरह से वो अपने राज्य की जो है सुरक्षा करता था, और वह आने वाली जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करता था। तो पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो यूजफुल है, आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा, तो मेरी मेहनत का इनाम दीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।
और देखिए यहाँ पर हम पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं, शिक्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो मध्यकालीन यूरोप के समय में शिक्षा का भी एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था। वहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। तो सबसे पहले तो जो पादरी के कुछ बच्चे होते हैं वो भी जो है उच्च प्राइमरी शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा में जाते हैं। फिर सामंत वर्ग के बच्चे होते हैं वो भी प्राइमरी शिक्षा अपने क्षेत्र में ग्रहण करके फिर उच्च शिक्षा में जाते हैं। जो मठ होते हैं, गिरजाघर होते हैं, प्राइमरी शिक्षा का दायित्व उनके ऊपर होता है। और उस समय वो उन बच्चों को जो है वर्णमाला से लेकर के समाज की जो भाषाएं होती है, फ्रेंच भाषा है या फिर यूरोपियन जो लैंग्वेज हुई है, उनको वो सिखाते हैं। यद्यपि फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी जो है लोग इन भाषाओं के इस्तेमाल से ज्यादा अपनी लोकल बोली को ही ज्यादा प्रयोग करते थे। तो वहां पर यूरोपीय समाज में जो है जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और यूरोप में बहुत से शहर ऐसे हुए हैं जहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पेरिस विश्वविद्यालय हुआ है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हुआ है, लंदन यूनिवर्सिटी हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हुई है इंग्लैंड की, और फिर वेटनबर्ग जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी हुई है। ये सब जो है वहां पर अवेलेबल थी, यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय हुए हैं। तो उनके माध्यम से जो है यूरोपीय समाज शिक्षित हुआ है। और इसी के साथ जो है सामान्य वर्ग के जो बच्चे थे उनकी हालात ऐसे नहीं थे कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने इन महंगी जो विश्वविद्यालय हैं इनमें भेज सके। तो शिक्षा का देखा जाए तो यूरोप में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर कार्य कर रहा था। और इसके बाद अब आता है किसान वर्ग। किसान वर्ग की दशा क्या होती है? यूरोप में किसान वर्ग की दशा जो है बहुत ही शोचनीय यानी कि दयनीय होती है। बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि जिनके पास जमीन तो होती है लेकिन वो नाम मात्र की होती है, उसमें वो केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज उगा सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से वो नहीं कर पाते। जो बड़ी बड़ी जमीन के मालिक होते थे वो सामंत होते थे या फिर चर्च होता था। और ये जो सामंत चर्च थे ये अपने से छोटे उप सामंत को जो है वो भूमि दे देते थे ताकि उस भूमि पर छोटा सामंत जो है कृषि कार्य करवा करके अनाज प्राप्त कर सके। और ये जो उप सामंत या काउंट होता है ये किसको देता है? ये किसान को, जो गरीब किसान है जिनके पास जमीन नहीं है, जो दास का कार्य करते हैं, उस भूमि पर उनको वो रखते हैं और वो सारा खेती का कार्य वो करते हैं। और बदले में उनको सारे कार्य करने के बाद बस मिलता है तो अनाज, केवल पेट भरने के लिए। इस तरह से वो अनाज के लिए जो है सारा दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। जब तक कृषि पककर तैयार ना हो जाए, उसमें से अनाज ना निकल जाए, तब तक वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और इन सब कार्यों को करते हुए वो आश्रित रहते हैं उस सामंत पर, और सामंत भी उनका जो है जी खोल करके शोषण करता है। तो किसान वर्ग ऐसा था कि छोटे छोटे खेत होते थे, और छोटे छोटे खेत होने की वजह से जो है प्रत्येक किसान गरीबी का जीवन जी रहा था। और जो बड़ी बड़ी भूमि के मालिक थे वो तो उच्च वर्ग था ही। और फिर वहां पर इसी कंडीशन की वजह से वहां के जो किसान है, जो सामान्य वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उन्होंने संगठित होकर के मिल करके रूसी क्रांति जो है उन्होंने की थी। तो ये था हमारा यूरोपीय समाज, जिसके विषय में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ डिस्कस किया है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सारी बातें इस एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएं। तो देखते रहिए, अभी हमारी वीडियो बाकी है, हमारी वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमारा आधा पोर्शन हुआ है, आधा पोर्शन अब हम देखेंगे हमारे इंडियन समाज से। तो इंडियन सोसाइटी में यानी कि भारतीय समाज का स्ट्रक्चर कैसा रहा है मध्यकाल के समय में। मतलब आप सभी जानते हैं कि मध्यकाल क्या होता है। देखिए मध्यकाल कौन सा होता है, यहाँ जो हमारा समाज है इसमें हमने मध्यकाल को लिया है 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी। इस समय के दौरान जो है मध्यकाल माना गया है। और कहीं ना कहीं ये
और इसके पास वाले जो 100-150 साल हैं, ये जो साल हैं ये हमारे शांतिपूर्ण तरीके जीते हैं। सभी लोग अच्छे से रहते थे और बहुत ही जो है हर्षोल्लास के साथ त्योहार, तीज त्योहार मनाते हुए वो एक अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन उसके बाद हमारे समाज पर अटैक हुए और बहुत से जो आक्रमणकारी आए हैं वो यहाँ पर रुके और उन्होंने हमारा लंबे समय तक शोषण किया, अपनी प्रथाओं को थोप दिया। इस तरह से बहुत से हमारे साथ जो है घटनाक्रम हुआ है इस समय के दौरान। और फिर देखिए क्या होता है, तो पहला हमारा भारतीय समाज में आता है शासक वर्ग। शासक वर्ग आपको पता ही है, जो राजा रजवाड़ी सिस्टम होता था उसमें किंग राजा यानी कि शासक होता था। और राजा आपको पता है रियासतें थी हमारे भारत में पहले रियासतों का दौर था और रियासत के राजा होते थे, मराठा शासक होते थे। तो उसी तरह से सातवाहन वंश होता था, चेर पांडे थे, चोल थे और मौर्य वंश था। तो बहुत से हमारे देश में जो है राजा हुए हैं और उन राजाओं ने अपने समाज को एक सुव्यवस्थित तरीके से डिवाइड किया हुआ था, बांटा हुआ था। उन्होंने सामंत को अपना काम दे रखा था, सैनिकों को अपना काम दे रखा था, किसानों को अपना काम दे रखा था, दुकानदारों और व्यापारियों को अपना काम दे रखा था, सबको अपना अपना कार्य दे रखा था। और ये जो आक्रमण हुए हैं इनसे पहले भारतीय समाज में न तो कोई ऐसी प्रथा थी कि महिला को अपना चेहरा ढकना चाहिए, यह से किसी का गुलाम हो, किसी के गुलाम हो या उनको पढ़ने न दिया जाए, ऐसे कोई भी बातें पहले नहीं थी। इसके बाद आती हैं ये जो हमारा ये लग्जरियस टाइम था, इसके बाद जो हमारी कंडीशन बदलती है। अब देखना कितने बुरे हालत होते हैं। तो शासक थे, उन्होंने अरेंज किया हुआ था अपने राज्य को, अपने पूरी प्रजा को संभालने का कार्य करते थे शासक। बहुत से ऐसे शासक भी हुए हैं जिन्होंने अत्याचार भी किए हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस भी लगाए हैं, तो हर जगह मिलते हैं। फिर इसके बाद देखिए धार्मिक वर्ग हुआ है। धार्मिक वर्ग में कौन आया है कि जैसे ब्राह्मण गुरु हुए हैं और गुरुओं के साथ साथ फिर जो मुस्लिम धर्म यहाँ रहा, जो आया मध्यकाल के समय, उनके उलेमा हुए हैं, मौलवीज हुए हैं, ये धार्मिक वर्ग में आते हैं। और ये जो हैं अपने अपने समाज में अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से लोगों को धार्मिक शिक्षा देते हैं और उनको अपने धर्म की, अपने पर्व की जो है वो विशेषताएं बताते हैं, उनकी गुण बताते हैं, उनकी उपयोगिता बताते हैं। इस तरह से वो अपने समाज को बांधने का कार्य करते हैं ताकि उनका समाज बिखरे नहीं। तो दोनों ही अपना अपना कार्य करते हैं और इस तरह से कुछ अनुष्ठान भी होते रहते थे उस समय में। और जो है ये शिक्षा का उस समय माध्यम होते थे। जो मुस्लिम समुदाय था वो अपने बच्चों को मदरसे आदि में जो है शिक्षा देते थे, वहीं जो हिंदू धर्म के जो गुरु होते थे वो अपने गुरुकुल्स में जो है शिक्षा देते थे। जो शासक होता था वही उन गुरुओं को जगह प्रोवाइड करवाता था, एकांत में कहीं उनको जगह दे दी जाती थी और फिर वहां पर जो है शिष्य जाते थे, जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे वो गुरु के पास ही रहते थे। वहीं रहते हुए वो सारे तरह के कार्य जो गुरुकुल में होते हैं वो करते थे और कार्य करते हुए वहां रहते हुए वो गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और तब कहीं जाकर के वो इस समाज में अपना योगदान देते थे। तो बहुत ही अहम रोल रहा है यहाँ पर धार्मिक, भारतीय समाज धार्मिक आधार पर ही जो है रचा बसा है। इसके बाद आता है व्यापारी और दुकानदार। व्यापारी और दुकानदार, सदियों से ही हमारा भारत व्यापारिक केंद्र रहा है। आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। कनिष्क का उदाहरण मिल जाएगा, उसने सिल्क रूट का निर्माण किया और सिल्क रूट का निर्माण करने से जो एशिया के दूसरे देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहां तक हमारे देश का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो फैल पाया था और वहां के जो व्यापारी हैं भारत में आ पाए थे। ये व्यापार ही तो था जिसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भाना करके यहाँ आई थी, जिसका ढोंग करके वो यहाँ आई और धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया। ये व्यापार ही तो था कि वास्को डी गामा मसाले का व्यापार करने के लिए हमारे कालीकट पर आया था और धीरे धीरे वहां पर उसने अधिकार ही कर लिया। तो ये व्यापारिक दृष्टि से भारत शुरू से ही जो है बहुत ही ऊंचे पायदान पर रहा है। यहाँ पर हर तरह का व्यापार हुआ है, मसालों का व्यापार हुआ है, कपड़े का व्यापार हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ पर धातुओं का भी व्यापार होता था।
तो बहुत तरह के व्यापार थे पशुओं के, जैसे कि घोड़ों का जो है व्यापारिक पशुओं के व्यापार होते थे। जो हमारा बिहार का क्षेत्र है वहां पर पशु मेला लगता था, बहुत ही उत्कृष्ट बातें हमारे समाज की होती थी। तो यहाँ पर व्यापारी अपना कार्य करता था, दुकानदार अपना कार्य करता था। व्यापारी क्या करता था, किसान को या फिर एक कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना कार्य करवाने के लिए पहले पेशगी देता था और उसको कच्चा माल देता था। फिर वो जो कारीगर हैं वो उसको तैयार करके वो व्यापारी को देते थे और फिर उसके बाद जो है व्यापारी उस वस्तु को दुकानदार के पास बेच देता था और दुकानदार फिर जो है आम नागरिक को बेचता था। इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है कार्य कर रहा था। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। फिर इसके बाद आता है किसान वर्ग। किसान वर्ग में अगर हम बात करें तो भारत का जो किसान है उसमें कुछ डिफरेंस मिलेंगे आपको। भारत में जो सामंत हुए हैं, राजा अपनी भूमि को सामंत को दे देता था कि भाई आप कृषि का कार्य इस भूमि पर संभालिए, और फिर जो सामंत है वो गरीब छोटे किसानों को वह भूमि बांट देता था ताकि वे उस पर कृषि करके अनाज उपजा सकें। तो यहाँ पर जो किसान है वो एक बहुत ही ऐसी कंडीशन में था, जो जिनके पास जमीन नहीं थी उनकी हालत बहुत ही शोचनीय थी, बड़ी ही एक खराब दशा थी। उनके पास पेट भरने के लिए जो है कुछ भी नहीं होता था। उनके पास पेट भरने के लिए 2 वक्त का अनाज नहीं होता था। सर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते थे। सर छिपाने के लिए छत नहीं होती थी। उनको एक ऐसे हालात में रहना पड़ता था, टूटी फूटी झोपड़ी होती थी घास फूस की, वहां उनको सर्दी गर्मी बरसात में रहना पड़ता था और फिर उसी झोपड़ी में उनके पशु भी रहते थे। तो यहाँ पर किसान जो है दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करता है और उस फसल को जो है वो कहाँ दे देता है, सामंत को दे देता है। सामंत उसको थोड़ा सा अनाज उसका पेट भरने के लिए देता है और फिर जो सामंत है उसमें से अपना हिस्सा रख करके वो राजा को दे देता है। इस तरह से किसान का कार्य जो है वहां चलता है। और अगर वहां किसान की खेती तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है, तो किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है। बदले में किसान से ही उसके जो है मेहनताना या फिर जो नुकसान है वो वसूल किया जाता था। तो इस तरह से जो है हमारे देश में कुछ सामंत ऐसे कठोर हुए हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया किसानों को अपनी जान देने के लिए। तो बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही किसानों के लिए। किसान हुए हैं इनमें भी अंतर पाया जाता है। बड़े किसान वो होते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन होती है और वो अच्छा जीवन जीते हैं। उनकी जो स्त्रियां हैं वो भी अच्छा जीवन जीती हैं और उनके बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए उच्च विद्यालयों में भी जा सकते थे। लेकिन जो छोटे किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उनकी पत्नियां, उनके बीवी बच्चे भी जो हैं उसी खेत में सारा दिन लगे रहते थे कार्य में। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। उनका पेट भरने का ही बहुत ही टोटे पड़े हुए थे, उनका पेट भरने का ही बहुत से लाले पड़े हुए थे। तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो किसानों का भी बहुत से वर्ग होते हैं, जैसे कि यहाँ मवासात हुए हैं, जमींदार हुए हैं, उलेमा और ये मकतब, इनके विषय में हम बाद में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जो किसान वर्ग है इसके हालात यूरोपीय किसान से अच्छे नहीं थे। तो स्त्रियां हैं, हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति भी देखिए। जो राजा और सामंत की स्त्रियां होती थी वो अच्छा जीवन जीती थी। उनकी सभी रख रखाव, सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती थी और उनको दासियां दी जाती थी। उनके अलग से रहने का, क्रीड़ा का स्थल दिया जाता था, रहने का स्थल दिया जाता था। उनको सारी फैसिलिटी दी जाती थी। उनके लिए मनोरंजन के साधन जो है उपलब्ध करवाए जाते थे, मेले लगवाए जाते थे और कुछ गेम किए जाते थे। तो बहुत सी सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन जो निम्न क्लास की महिलाएं थी उनकी हालत तो बड़ी ही दयनीय थी। वो सारा दिन अपने पति के कार्यों में हाथ बटाती थी, फिर उसके बाद वो थकी हारी आकर के घर के भी कार्य करती थी और फिर बच्चे को भी संभालना, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल करती थी हमारे देश में जो निम्न वर्ग की महिला है। और उसने स्ट्रगल करते 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 क्या किया कि वह अपने जो उसका पति जिस सामंत का दास होता है, तो उस दास की पत्नी भी उस सामंत की जो स्त्री होती है, पत्नी होती है,
है या रानी होती है, उनकी सेवा करना अपना फर्ज मानती है और उनके साथ अभद्र व्यवहार तक किए जाते थे। तो महिलाओं की बड़ी अच्छी दशा, बहुत अच्छी दशा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं हमारे समाज में कि कुछ महिलाएं जैसे कि मीराबाई है, रजिया सुल्तान हुई हैं, और फिर उसी तरह से बहुत सी और महिलाएं हैं जिन्होंने इन प्रथाओं को त्याग दिया। कौन सी प्रथाएं थी कि इनको जो है पर्दा करना पड़ता था, महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता था, इनको जोर से बोलने की जो है इजाजत नहीं थी, ये खुलकर के जीवन नहीं जी सकते थे, ये हंस नहीं सकती थी। तो बहुत सी पाबंदियां आ गई थी मध्यकाल में इनके ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाओं ने जो है स्ट्रगल किया और उनको जो है उनका विरोध करते हुए, उन प्रथाओं को छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। अब देखते हैं दास का जीवन भी। अब तो अगर मान लीजिए वो दास ही है तो कहाँ का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएगा, सोचने वाली बात है। दास है तो वो दास के ही कार्य करेगा, सारे के सारे। दासों के साथ मार पिटाई की जाती थी, गाली गलौज दी जाती थी, सारा दिन उनसे काम लिया जाता था, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था, दासों की अपनी जमीन नहीं होती थी, दासों को युद्धों तक में भेज दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे मध्यकाल में कार्य हुए हैं, जैसे अंग्रेजों ने जब भी कहीं युद्ध होता था तो अपने सैनिकों की बजाय भारतीय सैनिकों को भेज दिया। इसी तरह से मुगलों ने जब दूसरे राज्यों पर जो है विजय प्राप्त करनी होती थी तो युद्ध में वो अपने सैनिकों को थोड़ा पीछे रखते और जो उनके दास सैनिक थे उनको आगे कर देते थे। तो बहुत तरह से जो है दास बनाए जाते थे। मुगलों ने शुरू में जो राज्य जीते थे, जो रियासतें जीती थी, उनके जो उन्होंने कैदी बनाए थे लोगों को, उन लोगों को दास बना लिया था और उनसे अपने सारे कार्य करवाते थे। तो दास प्रथा को फिर अकबर ने समाप्त कर दिया। तो अकबर ने सोचा भाई चलो ठीक है, यहाँ ऐसे लड़ते झगड़ते मर जाएंगे। उसके दादाजी गए, उसके पिताजी गए, तो उसने भी सोचा कि अब बहुत हो गया। तो उसने इस प्रथा को बंद कर दिया कि युद्ध तो कीजिए, लेकिन युद्ध में जो बंदी होते हैं उनको बंदी मत बनाइए, उसको उस क्षेत्र में छोड़ दीजिए, उस क्षेत्र पर अधिकार कीजिए, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों को बंदी न बनाए, वैसे ही सारा कार्य चलने दे। तो इस तरह से जो है अकबर ने एक बदलाव का कार्य किया था। कारीगर भी हुए हैं भारत में। पॉइंट नंबर 7 है, तो एक से एक कारीगर है, ये एक वर्ग हुआ है, जैसे कि कुम्हार है, सुनार है, लोहार है और बढ़ई है। तो इस तरह के कारीगर हुए हैं। तो भारतीय समाज में कारीगरों का एक विशेष स्थान रहा है और कारीगर जो है वो निम्न वर्ग से थोड़ा सा सही कंडीशन में थे, पूरी तरह से सही कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि ये जो कारीगर हैं अपनी कला के आधार पर जो बाजार है वहां पर अपने लिए रोजमर्रा का साधन जुटा लेते थे और कुछ जो है बड़े बड़े वर्ग के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे और त्योहारों पर ये अपनी कारीगरी के माध्यम से जो अपने लिए धन का प्रबंध करते थे और इनका भोजन, ये सारी सुविधाएं ये अपना कर लेते थे। लेकिन इतनी ज्यादा अच्छे हालात भी इनके नहीं थे। भारतीय कारीगरी के नमूने जो हैं आज भी मौजूद हैं और बहुत से जो हमारे कारीगरी के नमूने हैं उनको तबाह कर दिया गया था। बहुत सी चीजें हैं तो उनका सत्यानाश कर दिया गया, बिल्डिंग है उनको तोड़ दिया गया, जो बड़े बड़े इमारतें, जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े महल थे उनको तबाह कर दिया गया। बहुत से कारीगर हमारे कारीगरी जो है करते रहे हैं, तो इनका भी जो है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आगे है शिक्षा, साहित्य, मनोरंजन। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत में मध्यकाल से पहले से ही एक बड़ा स्ट्रक्चर कार्य कर रहा था शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको अगर मैं बात करूं कि भाई नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, फिर उसके बाद है गया। ये सब मतलब ऐसे जो है शिक्षा के केंद्र हुए हैं उस समय कि भाई वो अपने देश के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य बड़े अच्छे से करते थे। यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य गुरु करते थे और यहाँ पर ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो है सर्वाधिक
फेमस था उस समय में। यहाँ पर एक साथ 10-10 हजार जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते थे, देश विदेश से आते थे। और यहाँ पर हमारे देश की सभी प्राचीन ग्रंथ और जितने भी आविष्कार किए गए उन सब के फॉर्मूले वगैरह सब यहीं रखे थे। लेकिन मध्यकालीन समय के दौरान एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी, जिसमें हमारे सभी अध्ययन कार्य से संबंधित और जो हमारी पांडुलिपियां वगैरह थी वो सभी जल करके राख हो गई। हमारे ग्रंथ भी यहाँ पर जला दिए गए। तो इस तरह से जो है हमारी शिक्षा पद्धति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर भी धर्म गुरुओं के माध्यम से जो है समाज को अंदर ही अंदर बांधे रखा गया। बच्चों को जो है इधर उधर बिखरने नहीं दिया गया, समाज को टूटने नहीं दिया गया और उनको जोड़े रखा अपनी भारतीय संस्कृति से और साहित्य से। बहुत सी रचनाएं हुई हैं। हमारे जो देश है मध्यकालीन समय हुआ है उसमें बड़े बड़े जो है लेखक हुए हैं। समय के फेमस जो लेखक हुए हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो नाम है और इनकी पुस्तकें हैं ये कंपटीशन एग्जाम में। तो कल्हण हुए हैं, उन्होंने रजत रंगनी लिखी है। अमीर खुसरो हुए हैं, उन्होंने तुगलकनामा लिखा है। और फिर चंद्रबरदई हुए हैं, चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। फिर जो है उसी समय मध्यकाल के समय अबुल फजल हुए हैं और ये जो है अकबर के नवरत्नों में से एक है। इसने अकबरनामा लिखा है। तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, उन्होंने पद्मावत लिखा है। और फिर सूरदास जी हुए हैं, उन्होंने सूरसागर लिखा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी जो है कृतियां थी। ये कृतियां आपको और लेखक के नाम के साथ याद रखनी है। और इस तरह से हमारा जो साहित्य हुआ है इसको संभाल रखा था इन सभी ने मिलकर के। इनके बाद फिर कुछ जो है इसी समय के दौरान मुस्लिम उलेमा हुए हैं, उन्होंने भी बहुत से जो है कृतियां लिखी हैं। तो अब आता है यहाँ पर मनोरंजन। हमारे देश में मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। जब तीज त्योहार होते थे तो मेले लगाए जाते थे और मेले के अंदर जो है बहुत तरह की कलाकृतियां की जाती थी और गेम किए जाते थे, खेल किए जाते थे, संगीत का आयोजन किया जाता था, भजन कीर्तन किए जाते थे। तो इस तरह से जो है बहुत से प्रबंध किए होते थे मनोरंजन के लिए। उच्च वर्ग के लोगों के लिए निम्न वर्ग के लोग जो हैं अपने तरफ से प्रदर्शन करते थे ताकि उनको नजराना मिल सके। और बहुत से लोग जो हैं अपनी कारीगरी का भी यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं जब मेले लगते थे। तो इस तरह से जो है बहुत से मनोरंजन के साधन हमारे मध्यकालीन समाज में थे। तो आगे देखिए, नंबर 9 है धर्मांतरण। नंबर 2 में धर्मांतरण के विषय में बताया गया है। जब ये मध्यकाल चल रहा था तो आक्रांताओं ने, जो आक्रमणकारी थे जैसे कि बाबर, हुमायूं और औरंगजेब जैसे शासक हुए हैं, उन्होंने धर्मांतरण पर विशेष जोर दिया था। लोगों को जबरदस्ती अपने समाज में, अपने धर्म में लाया गया, उनको टॉर्चर किया गया। अगर वो नहीं माने तो उनको मार दिया गया। तो इसी का उदाहरण आप 8th क्लास में मराठा साम्राज्य हुआ है उसके विषय में पढ़ सकते हैं। फिर आप 8th क्लास में ही जो सिख साम्राज्य हुआ है, सिख समुदाय हुआ है, उसके विषय में पढ़ सकते हैं। और इन दोनों के जो शासक और गुरु हुए हैं उनको इन मुगलों ने जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो उनको मरवा दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर धर्मांतरण का जो है प्रयास किया जाता था उस समय। और लोग फिर भी जो है इसका कड़ा विरोध करते थे। यहाँ पर धर्मांतरण की नीति को जो लोग अपना रहे थे उनका विशेष तौर से जो है यहाँ विरोध किया जाता था। पूरे प्रयास करने के बाद भी मुगल बादशाहों के द्वारा जितने अत्याचार किए जाने थे उससे भी ज्यादा अत्याचार किए जाने के बाद भी वो केवल भारत की जनसंख्या का 15% ही जो है वो धर्म परिवर्तित कर पाए। और जब ये देखा अकबर ने कि भी उसके दादाजी बाबर और फिर उसके बाद हुमायूं और वो फिर उसके बाद वो स्वयं भी, जब 3 पीढ़ियां लग गई इस देश के लोगों का धर्म बदलने के लिए और उसमें
भी केवल 15% ही लोग जो है मजबूर हो पाए हैं धर्म बदलने के लिए, तो कब तक ऐसा चलेगा। तो यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन की नीति को अकबर ने बदलना पड़ा। फिर इसके बाद आता है भक्ति आंदोलन। ये जो भक्ति आंदोलन है, इसमें विशेष तौर से भारत के जो भक्त हुए हैं, गुरु हुए हैं, धार्मिक लोग हुए हैं, उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। इसके तहत क्या आया था कि भक्ति आंदोलन में भगवान से या ईश्वर से जो है लोगों को जोड़ने का कार्य किया गया। जो समाज में प्रथाएं, कुप्रथाएं जो फैली हुई थी, उन पर प्रहार किया था इन सभी भक्त लोगों ने मिलकर के, ताकि समाज में से जो रूढ़िवादिता है और जो गलत प्रथाएं हैं उनको हटाया जा सके। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया था इस समय में इन लोगों ने। और यहाँ पर कुछ नाम बताए जा रहे हैं, तो वो लोग कौन थे? तो इन महान संतों में जो हुए हैं वो हुए हैं संत रामानंद, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, और नंबर 4 दादू दयाल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, कबीरदास और मीराबाई, सूरदास और रसखान। ये सभी तो धार्मिक भक्त जो अपना कार्य कर ही रहे थे। इसके साथ साथ कुछ जो मुस्लिम संप्रदाय के भी जो है उलेमा हुए हैं, उन्होंने भी अपना उत्कृष्ट कार्य किया है। तो कौन हुए हैं वो? निजामुद्दीन औलिया, शेख फरीद, सलीम चिश्ती, इस तरह से जो मुस्लिम संप्रदाय हैं वहां से भी इन लोगों ने जो है धार्मिक आधार पर अपने लोगों को बांधे रखा। इन्होंने भी अपने लोगों को शिक्षा दी कि हम धर्म के आधार पर किसी से अत्याचार न करें, किसी के ऊपर अत्याचार न करें, उनसे भेदभाव न करें। अगर हमारा धर्म ऐसा करेगा तो फिर हमारा धर्म होता है, धर्म ये होता है कि समाज को जोड़कर रखने का। तो देखिए आगे अब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो इस जो भक्ति आंदोलन था, इसमें बहुत से पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास, आडंबरों को, इनको सबको, इन सब का विरोध किया है। पाखंड, आडंबर, कर्मकांड और अंधविश्वास, इन सब ने मिलकर के इन प्रथाओं का क्या किया है? विरोध किया है। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये जो मवासात होता है, ये मवासात क्या होता है? मध्यकाल में किसी क्षेत्र के कुछ लोग जब शासक को कर देने से मना कर देते हैं तो उन पर अटैक किया जाता था, हमला किया जाता था शासक वर्ग की तरफ से। तो उस हमले से बचने के लिए ये जो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते थे, ये जंगलों में, पहाड़ों में, कुछ सुरक्षित स्थानों पर चले जाते थे और जहां पर जाकर के ये जो है अपनी सुरक्षा करते थे और सुरक्षा के तहत अलर्ट भी रहते थे। ऐसे स्थानों को मवासात कहा जाता था। अब इसके बाद आता है जमींदार। जमींदार जो है राजाओं महाराजाओं के समय में बड़े बड़े सामंतों के नीचे जो बड़ी बड़ी भूमियों को रखने का कार्य करते थे, जो संभालने का कार्य करते थे, उन लोगों को ही जमींदार कहा गया, जिनके पास जमींदारी थी। तो जमीन का लेखा जोखा रखना, नाप तोल रखना, उस पर जो पैदावार होती है उसका रिकॉर्ड रखना, ये सारी बातें इनके अंडर में आती है। फिर आता है उलेमा। उलेमा जो शब्द है ये फारसी भाषा से बना है। फारसी भाषा का जो अलीम शब्द है उससे ये निकला है। ये ज्ञान से संबंधित होता है और इसका अर्थ होता था ज्ञान रखने वाला। मुस्लिम धर्म का यह मुख्य वर्ग होता था। अब देखते हैं मकतब। मकतब, ये जो मकतब है ये एक तरह का जो है विद्यालय होता था, प्राथमिक विद्यालय कह सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी जो है अक्षर ज्ञान सीखने के साथ धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे। तो इस स्थान को मकतब कहते थे। अब आते हैं बलुतेदार। बलुतेदार जो होता है ये एक ऐसा वर्ग होता है जो काम के बदले में, सेवा के बदले में कुछ अनाज प्राप्त करता था। तो ये जैसे कि महाराष्ट्र में इनकी संख्या 12 हुई है, ऐसे स्थान हुए हैं। अब आप देखते होंगे आपके क्षेत्र में जब धान की रोपाई या फसल की कटाई का समय आता है तो यूपी बिहार के लोग आते हैं। तो इसी तरह का ये एक कार्य होता है कि भाई जो है दूसरे खेत में जाकर के कार्य करते हैं और उनको बदले में अनाज मिलता है। तो इस तरह से ये बलुतेदार अपना कार्य करते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई जो अपने कार्य के जो कलाकृति होती है जो वो बनाते हैं उसके बेचने के बदले में वो क्या करते हैं, अनाज लेते हैं, जैसे कि सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ये सब इसमें आते हैं मध्यकाल में। आगे देखते हैं, अब आता है खुद कास्त। खुद कास्त क्या होता है? ये वो किसान होते हैं, वो लोग होते हैं जो भूमि को खुद ही कास्त करते हैं। समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में नहीं आया। कास्त तो मैंने वैसे ही बोल दिया, कास्त का तो अर्थ ही नहीं बताया। तो देखिए, खुद कास्त जो है ये वो किसान है जो स्वयं भूमि के मालिक होते हैं और स्वयं ही उस भूमि को जोतते हैं, उस पर फसल उगाते हैं और फिर अनाज प्राप्त करते हैं। इन्हीं लोगों को खुद कास्त कहा गया है, यानी कि कास्त करना, जमीन को खुद ही उस पर खेती बाड़ी करना, है ना। तो कास्त का मतलब ये है। अब यहां पर आता है पाही कास्त। पाही कास्त क्या है? ये ऊपरी या फिर बाहरी जो किसान होता है उसको बोलते हैं। मतलब मैं जो जमीन का मालिक हूं, मैं क्या करूंगा कि बाहर से जो किसान है या किसी को बुला करके उस पर जो है उसका संरक्षक बना दूंगा उसको, और कह दूंगा कि भाई इस जमीन को संभाल और इसमें जो भी प्राप्त होगा उसमें से एक हिस्सा आपका और बाकी मुझे दे देना। तो यहाँ पर ये पाही कास्त होता है, यानी कि खेतीबाड़ी तो करता है, ठीक है, लेकिन पाही तौर पर, दूसरी बाहरी तौर पर, ठीक है। अब देखिए मुजारियन। मुजारियन क्या होता है? ये जो मुजारियन होते हैं ये होते तो किसान है, ठीक है, लेकिन ये वो किसान होते हैं जो किसी गांव, राज्य या क्षेत्र के बड़े बड़े किसानों की जमीन पर दिन रात मेहनत करके अनाज को उगाते हैं और वहां पर मुजारा के तौर पर फिर वो अनाज उगाने के बाद हैंड ओवर करते हैं मालिक को और अपना हिस्से का अनाज लेते हैं और चले जाते हैं वहां से। वहां बसते नहीं हैं। तो एक सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन ऐसे रखे जा सकते हैं, लेकिन ये मुजारियन जो है इनकी अपनी जमीन नहीं होती है, इन मुजारिया बोलते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। तो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको लगा है कि यहाँ पर सर ने मेहनत की है, आप लोगों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो फिर इंतजार किसका कर रहे हैं? तो कीजिए लाइक और कमेंट और शेयर। तो दीजिए मुझे इजाजत, मैं और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियो लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।